नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे भारतीय राजनीतिक चिंतकों की। और इस चर्चा में आज का जो विषय है हमारा वो है ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार भी कहा जाता है। तो इनकी राजनीतिक विचारों का अध्ययन आज हम करेंगे। पेरियार का जीवन काल यदि हम देखें, उनका जीवन काल, तो पेरियार का जन्म जो है 1879 में इनका जन्म हुआ और 1973 तक ये जीवित है। लगभग 94 इयर्स का इनका जीवन काल रहा। इसमें इन्होंने कौन से अपने राजनीतिक विचार दिए उसको हम जानेंगे। यदि हम इनका पूरा नाम जानें कि पूरा नाम इनका क्या है, तो ई यानी कि इरोड, वी यानी कि वेंकट और रामास्वामी नायकर। इरोड वेंकट रामास्वामी नायकर। अब इरोड जो है इनके जन्म स्थान का नाम था। इरोड नाम की जगह पर इनका जन्म हुआ था और ये स्थित है तमिलनाडु का एक जिला है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर तमिलनाडु में इरोड नामक जगह पर रामास्वामी नायकर का जन्म हुआ था। पृष्ठभूमि की यदि हम बात करें तो नायकर की पृष्ठभूमि जो थी वो दस्तकारों के परिवार से थी। दस्तकारी का कामकाज करते थे इनके पुरखे जो थे, ये दस्तकारों के परिवार में पैदा हुए। तो दस्तकारों के परिवार में पैदा हुए यानी कि इन्होंने जो है जन्म से ही जातिगत भेदभाव झेला था और उसी दिशा में फिर इनके विचार विकसित हुए। इनके समर्थकों ने इनको एक उपनाम दिया है पेरियार। पेरियार मूलतः तमिल भाषा का शब्द है, तमिल शब्द है। इसका अर्थ होता है सम्मानित व्यक्ति, जो बहुत ज्यादा सम्मानित हो, मान प्राप्त हो समाज में, या फिर महान संत। संत जैसी विभूति, महान संत पेरियार शब्द का अर्थ होता है। तो ये इनकी प्रतिष्ठा का सूचक है कि कितनी प्रतिष्ठा इनको प्राप्त थी तमिल समाज में। यदि हम थोड़ा सा इनके विचारों का आइडिया लें तो इन्होंने जिन जिन चीजों का विरोध किया समाज में, उनमें प्रमुख है, पहली है ब्राह्मणवादी व्यवस्था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था का ये विरोध करते हैं। दूसरी बात, रूढ़िवादी हिंदुत्व, यानी वह हिंदुत्व जिसमें जाति व्यवस्था है, वह हिंदुत्व जिसमें वर्ण व्यवस्था है, वह हिंदुत्व जहां जातिगत भेदभाव पाया जाता है, छुआछूत की भावना पाई जाती है और जहां ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना जाता है। और इसी क्रम में इन्होंने पौराणिक कथाओं का भी विरोध किया, क्योंकि इनको लगता था कि पौराणिक कथाएं भी कहीं न कहीं इसी भेदभाव को बढ़ाने वाली हैं। इन्होंने वर्ण व्यवस्था का, जैसा हमने बताया, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। हिंदू धर्म में 4 वर्ण माने जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके अनुसार ये सब जो है ब्राह्मणों को ही प्रमुखता देने का एक तरीका है और इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। पेरियार ने विरोध किया मूर्ति पूजा का। और पेरियार ने विरोध किया हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा के अनिवार्य शिक्षण का, ताकि तमिल भाषा का सम्मान बचा रहे। ठीक है, और इन सब का हम बाद में अभी डिटेल से पढ़ेंगे। इनके तमिल संस्कृति को बचाने के प्रयासों के कारण 1970 में यूनेस्को द्वारा इनको सम्मान दिया गया। यानी जीवन के अंतिम चरण में इसने इनके योगदान को देखते हुए
1970 में इनको यूनेस्को ने सम्मानित किया कि आपने तमिल संस्कृति को बचाने के लिए, तमिल भाषा को बचाने के लिए काफी काम किया है। और इन्हें कई उपनाम भी दिए। इन्होंने कहा कि आप एशिया के सुकरात हो। यूनेस्को ने इनको एशिया का सुकरात कहा। यानी जिस प्रकार सुकरात ने ग्रीक सोसाइटी में एक प्रवर्तक का काम किया था, परिवर्तन का काम किया था, वैसा ही काम पेरियार ने तमिल सोसाइटी में किया है। और समाज सुधार आंदोलन का पिता भी इनको कहा। तो ये था इनका एक छोटा ओवरव्यू। अब इनके विचारों को हम डिटेल में जानते हैं कि किस प्रकार इनके विचार विकसित हुए। तो सबसे पहला मुद्दा है हिंदू धर्म और ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध। हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद का विरोध। तो ये इनका विरोध के विचार क्यों उपजे, इसका कारण यदि हम जानें तो हम पाते हैं कि ब्राह्मण जो है तमिलनाडु की जनसंख्या का मात्र 3% थे। यानी कि हर 100 व्यक्तियों में से सिर्फ 3% ही ब्राह्मण थे। इसके बावजूद उनका वहां वर्चस्व था। किन किन क्षेत्रों में, जैसे कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र था, सामाजिक क्षेत्र था, सार्वजनिक क्षेत्र था, वहां ब्राह्मणों का वर्चस्व था। सामाजिक क्षेत्र में ब्राह्मण ही जो है वो सबसे अधिक प्रभावशाली थे। जमीन में यदि भूमि की बात करें तो जो उपजाऊ क्षेत्र था, जमीन के उपजाऊ क्षेत्र पर ब्राह्मणों का नियंत्रण था। उपजाऊ क्षेत्र पर ब्राह्मणों का अधिकार था। और जितने भी तमिलनाडु या उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तो मद्रास प्रेसिडेंसी की जो सरकारी नौकरियां थी, सरकारी नौकरियों पर भी कौन थे? ब्राह्मण थे। सरकारी नौकरी में होने का एक फायदा इनको ये हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा पाने में सबसे पहले ब्राह्मण ही सफल होते हैं। यानी ब्राह्मण लोग जो है अंग्रेजी शिक्षा में बाकी जो समाज था, तमिल समाज, उससे आगे निकल जाते हैं। इतना सब होने के बावजूद, समाज में आगे होने के बावजूद, ब्राह्मण जो थे तमिलनाडु के, वो अपनी संस्कृति के लिए सजग थे। संस्कृति के प्रति सजग थे। कैसे सजग थे? वो कहते थे कि हम आर्य प्रजाति से हैं। आर्य प्रजाति से हैं इसलिए दक्षिण भारत की अन्य जो भी समुदाय हैं उनसे हम श्रेष्ठ हैं, बाकी समुदायों से श्रेष्ठता का दावा करते थे। फिर जैसे कि हिंदू परंपरा के अनुसार ब्राह्मणों को फायदा हुआ कर्मकांडों का भी। कर्मकांडों के जरिए ये जो है समाज के बाकी हिस्से को अपने प्रभाव में रखने में कामयाब हो जाते थे। कर्मकांडों का लाभ भी ब्राह्मणों को ही मिला। तो ये कुछ कारण थे कि तमिलनाडु में या मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्राह्मणों की जनसंख्या मात्र 3% थी। उसके बावजूद यहां सबसे ज्यादा प्रभाव था ब्राह्मणों का। अब पेरियार इसके विरोध में क्या कहते हैं? पेरियार या नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म
हिंदू धर्म ब्राह्मणवादी व्यवस्था का अस्त्र है। ये पेरियार के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का अस्त्र है। और ब्राह्मण, इसके अलावा उन्होंने कहा कि ब्राह्मण हिंदू अभिमान के प्रतीक हैं। यानी दोनों ही चीजों की, हिंदू धर्म की भी और ब्राह्मणों की भी उन्होंने बुराई की। हिंदू अभिमान के प्रतीक हैं ब्राह्मण। आगे आलोचना करते हुए वे कहते हैं कि हिंदू धर्म अफीम के समान है। हिंदू धर्म एक नशीली चीज है और इस अफीम के सेवन के कारण जो भी ब्राह्मण हैं वो संवेदनहीन हो गए हैं। समाज के बाकी वर्गों के प्रति कोई संवेदना, दया, दृष्टि का भाव इनमें नहीं है और ये सिर्फ लूट कपट में ही लगे हुए हैं। हिंदू धर्म अफीम की तरह नशेबान है और इस कारण ब्राह्मण संवेदनहीन हो गए हैं। बाकी समाज के हिस्सों के प्रति उनमें कोई भी संवेदना नहीं है। समाज के बाकी हिस्से के उत्थान की उनमें कोई भावना नहीं है। फिर आगे विचार देते हैं आर्य जाति के लिए। नायकर कहते हैं कि आर्यों ने दमनकारी व्यवस्था, चूंकि ब्राह्मण आर्य होने का दावा करते थे, इसलिए नायकर कहते हैं कि आर्यों ने जो व्यवस्था बनाई वो दमनकारी थी और अन्यायपूर्ण थी। यानी आर्यों की जो भी धर्म व्यवस्था है वो दमनकारी है, अन्यायपूर्ण है। इसमें एक वर्ग यानी कि ब्राह्मण वर्ग बाकी तीनों वर्गों का शोषण करता रहता है, इसलिए यह न्यायोचित नहीं है। यहीं पर नायकर जातिवाद का भी विरोध करते हैं और कहते हैं कि जाति व्यवस्था का भी कोई तर्क नहीं है, वो भी तर्क से परे है। जाति व्यवस्था का विरोध या जातिवाद का विरोध नायकर ने किया। नायकर कहते हैं कि जितने भी वेद, पुराण इत्यादि हैं, जो भी प्राचीन ग्रंथ हैं, वो परिकथाएं हैं। परिकथाएं यानी कि काल्पनिक हैं। परिकथाएं काल्पनिक हैं, कोई उनका प्रसंग नहीं है, अप्रासंगिक हैं, कोई उनका महत्व नहीं है और अप्रासंगिक होने के साथ साथ वो अनैतिक भी हैं। यानी ब्राह्मण विरोध की वजह से नायकर ने हिंदू धर्म की भी आलोचना कर दी, आर्य संस्कृति भी की भी आलोचना कर दी, जातिवाद की भी आलोचना की और पुराणों की, ग्रंथों की, वेदों की, इनकी भी आलोचना की। फिर आगे वो कहते हैं कि यदि हमें ब्राह्मणवाद के आतंक से बचना है, यदि हमें इस शोषण से बचना है, तो हमें द्रविड़ अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। द्रविड़ अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है कि द्रविड़ जाति में जागरूकता फैले, वो अपने अधिकारों के प्रति और ब्राह्मणवाद के शोषण के प्रति जागरूक हो। यहां एक कथन और वो कहते हैं हिंदू धर्म की आलोचना करते हुए कि एक हिंदू द्रविड़ हो सकता है, हिंदू द्रविड़ हो सकता है, परंतु एक द्रविड़ वास्तविक अर्थों में न तो हिंदू हो सकता है और न ही हिंदू होगा। यानी इतनी कट्टरता उनके विचारों से झलकती है हिंदू धर्म के प्रति कि वो हिंदू धर्म को पूर्णतः द्रविड़ संस्कृति के विरोध में मानते हैं और कहते हैं कि दोनों का एक साथ निभाव नहीं हो सकता। एक हिंदू द्रविड़ हो सकता है, परंतु एक द्रविड़ कभी भी हिंदू नहीं होगा, ना ही वो हो सकता है। तो ये थी ब्राह्मणवाद की उनकी आलोचना। अब राजनीति के क्षेत्र में चलें तो पेरियार के किस प्रकार कांग्रेस और गांधी से किस प्रकार उनके मतभेद उभरे,
कांग्रेस व गांधी की आलोचना। यदि इसका बैकग्राउंड यदि हम देखें तो जो 1910 का दशक था, वहां से महाराष्ट्र मद्रास प्रेसिडेंसी की राजनीति की शुरुआत में 1910 के दशक में दो घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो होम रूल लीग का आंदोलन होता है, ये होता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और उसके बाद राष्ट्रवाद का गांधी जी द्वारा जो जागृति लाई जाती है 1920 से कुछ पहले 1918, 19 और 20 में जो राष्ट्रवाद की लहर है, राष्ट्रवादी एकजुटता कायम करने का जो प्रयास किया गया, इन सारे दौर में जो है ब्राह्मणों ने मद्रास प्रेसिडेंसी की राजनीति को नियंत्रित कर रखा था, और ये दौर द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक चलता है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध तक महाराष्ट्र मद्रास में कांग्रेस की जो राजनीति है वह ब्राह्मणों के नियंत्रण में रही, यानी उसका नेतृत्व ब्राह्मणों के अधिकार क्षेत्र में ही रहा। इस दौरान नायकर जो है थोड़े समय के लिए कांग्रेस से जुड़े भी थे। थोड़े समय के लिए उन्होंने कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। इन्होंने हिस्सा लिया असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था, असहयोग आंदोलन में इन्होंने ईवी रामास्वामी नायकर ने हिस्सा लिया था। साथ ही इन्होंने खादी का भी प्रचार प्रसार किया था, खादी के समर्थन में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। लेकिन इनका मतभेद हो जाता है, ये कहते हैं कि जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है कांग्रेस में, जो भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व है उसमें चूंकि ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व ज्यादा है या ब्राह्मणों का वर्चस्व है, इसलिए ऐसा किया जाना चाहिए कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व जातीय कोटे से निर्धारित होना चाहिए, यानी कि हर जाति को उसमें हिस्सा दिया जाना चाहिए। जातीय कोटे से राजनीतिक प्रतिनिधित्व निर्धारित होना चाहिए। ये मांग इन्होंने 1919 में भी की और यही मांग 1925 में भी दोबारा दोहराई, लेकिन दोनों बार ये विफल हो जाते हैं। और फिर इन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी तो जो मूलतः है वह ब्राह्मणों की ही हितैषी है और उसमें बाकी जातियों के लिए हित का कोई स्थान नहीं है। और साथ ही उनका यह भी विश्वास बनता है कि कांग्रेस पार्टी और गांधी उत्तर भारतीयों के ही हितैषी है, दक्षिण भारत का हित नहीं पूरा करते हैं, ऐसा उनका मानना था। फिर आगे उनकी असहमति के बिंदु आते हैं। गांधी जी की वे आलोचना करते हैं। गांधी जी के बारे में कहते हैं कि गांधी ने जो वर्णाश्रम की नई व्याख्या दी है, वर्णाश्रम की नई व्याख्या का मतलब हिंदू धर्म के 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गांधी जी ने क्या कहा कि वर्ण व्यवस्था जो है वह गलत नहीं है, लेकिन उसमें एक तो छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए और एक ही है जन्म पर आधारित नहीं हो। यानी कि उन्होंने एक तरह से वर्ण व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ सुधारों के साथ और उसके दुष्प्रभावों को दूर करके। यहाँ पर पेरियार उनसे असहमत होते हैं और वो कहते हैं कि गांधी जी तो मूलतः ब्राह्मणों के हितों को ही बढ़ावा दे रहे हैं, और उन्होंने माना कि गांधी जी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था, वर्तमान में जो समाज की व्यवस्था है जिसमें ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व अधिक है या ब्राह्मणों का वर्चस्व अधिक है, उस व्यवस्था को वैधता प्रदान करते हैं ये, और इन्हें कोई मतलब नहीं है बाकी समुदायों से। ठीक है। साथ ही ये कहते हैं कि गांधी का राष्ट्रवाद, गांधी की आलोचना किस किस बिंदु पर करते हैं
तो कहते हैं कि गांधी के राष्ट्रवाद का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य वो बतलाते हैं कि इसके सिर्फ दो ही उद्देश्य हैं। एक तो समाज में ब्राह्मणवाद बना रहे, यानी समाज में ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है वह बना रहे, किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारन ब्राह्मणवाद बना रहे। और दूसरा इनका उद्देश्य है कि जो राष्ट्रीय राजनीति है, राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर भारत का वर्चस्व बना रहे। दोनों पक्षों को पेरियार बतलाते हैं, समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहे और राष्ट्र की राजनीति में उत्तर भारतीयों का वर्चस्व बना रहे। सिर्फ यही उद्देश्य है गांधी के राष्ट्रवाद का, और देश की स्वतंत्रता से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस प्रकार ये कांग्रेस और गांधी से विरोध के चलते इन्होंने जो है कांग्रेस छोड़ दी पेरियार ने, और एक द्रविड़ सांस्कृतिक विकल्प पैदा करने का प्रयास किया। द्रविड़ सांस्कृतिक विकल्प या द्रविड़ राजनीतिक विकल्प, जिसमें तमिलनाडु की या मद्रास प्रेसिडेंसी की गैर ब्राह्मण जातियों को एक राजनीतिक विकल्प देने का प्रयास किया गया, जिसमें द्रविड़ संस्कृति की प्रधानता होगी। अब यदि उसका कालक्रम हम देखें तो इन्होंने 1925 में एक पत्रिका निकालना शुरू किया जिसका नाम था कोडी अरासू। कोडी अरासू में का मुख्य काम ही ये था कि ये जो है गांधी का और कांग्रेस का विरोध करें। गांधी और कांग्रेस विरोध ही जो है इस पत्रिका का प्रकाशन का मुख्य काम था। उन्नीस 1925 में ही इन्होंने जो है एक आंदोलन चलाया जिसको ये नाम देते हैं आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि द्रविड़ संस्कृति को उत्थान मिले, द्रविड़ संस्कृति की अलग पहचान बने, और ब्राह्मणों के जो अत्याचार हैं, ब्राह्मण अत्याचार और जो उनकी कटुता है, कटुता कुटिलता जो भी है, बेईमानी, उन सबको उजागर किया जाए। इसलिए पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया 1925 में। ठीक है, और इनके शिष्यों को इन्होंने प्रेरणा दी कि 1926 में इन्होंने प्रेरणा दी कि आत्मसम्मान संघ बनाया जाए, जो आत्मसम्मान आंदोलन के प्रचार प्रसार का जिम्मा संभालेगा और जिनका मुख्य काम यही होगा। इनके अनुयायी थे पेरियार के, उनको इन्होंने प्रेरित किया कि आप आत्मसम्मान संघ की स्थापना करें, और अलग अलग जगहों पर मद्रास प्रेसिडेंसी में आत्मसम्मान संघ की स्थापना हुई। ठीक है, अब यहां यदि हम देखें तो ये था गांधी का और कांग्रेस का विरोध। पेरियार के विचारों का अगला पक्ष आता है हिंदू विरोध। हमने देखा कांग्रेस गांधी का विरोध देखा। अगला पक्ष है हिंदी का विरोध और द्रविड़ एकजुटता। हिंदी का भाषा के रूप में विरोध तथा द्रविड़ एकजुटता। जो भी गैर ब्राह्मण जातियां हैं वो एक मंच पर आए, एक साथ आए, ताकि अपने हितों को अधिक तीव्रता के साथ बुलंद कर सकें। अब यहां एक घटनाक्रम होता है कि 1937 में
सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में मद्रास प्रेसिडेंसी में सरकार का गठन होता है। और उस समय कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि हिंदी भाषा को एक कनेक्टिंग लैंग्वेज या संपर्क की भाषा के रूप में विकसित किया जाए। इसलिए सी राजगोपालाचारी मद्रास प्रेसिडेंसी में हिंदी भाषा, स्कूली शिक्षा में हिंदी भाषा को अनिवार्य कर देते हैं और यहीं से हिंदी विरोध की राजनीति शुरू होती है। यहां पर पेरियार आंदोलन चलाते हैं हिंदी विरोध का। पेरियार या नायकर जो है हिंदी विरोध का आंदोलन चलाते हैं और इनके आंदोलन का परिणाम ये होता है कि जहां हिंदी भाषा को अनिवार्य किया गया था, वहीं इनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप हिंदी भाषा को ऐच्छिक कर दिया जाता है कि जिसकी इच्छा होगी वह हिंदी भाषा में शिक्षा लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। फिर 1938 में क्या होता है कि जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है पेरियार को। जस्टिस पार्टी की स्थापना 1916 में हुई थी, लेकिन 1938 में जाकर के और पेरियार इसके अध्यक्ष बनते हैं। ईवी रामास्वामी नायकर को जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है। इस मंच से, जस्टिस पार्टी के मंच से वो अपनी और कुछ और मांगे उठाने का काम करते हैं और उनकी मांगों में थी प्रमुख रूप से, यदि हम देखें कि 1939 में इन्होंने मांग की पृथक द्रविड़ स्थान की, यानी जिस प्रकार मुस्लिम लीग जिन्ना के नेतृत्व में पृथक पाकिस्तान की मांग कर रही थी, मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रही थी, उसी प्रकार पृथक तमिल राष्ट्र या पृथक द्रविड़ राष्ट्र के लिए पेरियार ने मांग की। कहा कि हमें नया द्रविड़ स्थान, पृथक और स्वतंत्र द्रविड़ स्थान दिया जाए। और इस मांग के लिए पेरियार किस हद तक जाते हैं, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान की मांग का भी समर्थन कर दिया। पाकिस्तान की मांग का समर्थन कर दिया, किस लिए? ताकि हमें जो है अधिक समर्थन मिल सके, मुस्लिम लीग का समर्थन भी मिल सके और जो भी मुस्लिम लीग के सहयोगी दल हैं उनका भी समर्थन मिल सके कि एक पृथक तमिल राष्ट्र या एक पृथक द्रविड़ राष्ट्र निर्माण का मार्ग हमारा प्रशस्त हो सके। लेकिन इनकी मांगें सुनी नहीं जाती हैं और 1944 में जस्टिस पार्टी का ये पुनर्गठन करते हैं द्रविड़ कड़गम के रूप में। जस्टिस पार्टी को नया नाम दे दिया जाता है द्रविड़ कड़गम। और इसका मुख्य उद्देश्य भी यही होता है कि एक स्वतंत्र और संप्रभु, इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट, जो सीधा सीधा भारत सचिव के प्रति जिम्मेदार होगा और उसे नई दिल्ली से कुछ भी नहीं लेना देना नहीं होगा। ये मांग पेरियार द्वारा या कहें कि जस्टिस पार्टी द्वारा और द्रविड़ कड़गम द्वारा की जाती है 1937 के बाद। 1944 में द्रविड़ कड़गम के रूप में पुनर्गठन हो जाता है जस्टिस पार्टी का और 1949 में आते आते स्वतंत्रता के बाद इसका जो है विभाजन भी हो जाता है। विभाजन किस लिए होता है? क्योंकि इसमें एक और नेता थे अन्नादुरई। अन्नादुरई और पेरियार के बीच मतभेद हो जाते हैं और इस वजह से द्रविड़ कड़गम का जो है विभाजन हो जाता है। और आज हम जो देखते हैं AIDMK, DMK, जो भी तमिलनाडु की पार्टियां हैं, वो सभी जो काले चश्मे वाले नेता हैं तमिलनाडु के, वो सारे के सारे पेरियार के वंशज हैं, पेरियार की राजनीति से उपजे हुए लोग हैं। वो वहीं से
तमिल राजनीति की शुरुआत होती है और जिसकी परिणति के रूप में हम आज करुणानिधि, जयललिता जैसे नेता हमने देखे, वो उन्हीं के कहें कि उन्हीं विचारों पर इन्होंने जो है अपनी राजनीति चलाई है। ठीक है, अब कुछ एक और पक्ष की किस प्रकार हिंदू विरोध उनका इन्होंने किया उसको यदि हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि थोड़ा सा सबल पक्ष इनका कि किस प्रकार से कट्टर विरोध इन्होंने हिंदू धर्म का किया। हिंदू धर्म के लिए इन्होंने नारा दिया कि ईश्वर को नष्ट कर दो, कांग्रेस को नष्ट कर दो, गांधी को नष्ट कर दो, ब्राह्मण को नष्ट कर दो। ये नायकर का नारा था। और इन्होंने राम को, भगवान राम और भगवान गणेश, इन सब की प्रतिमाओं को नष्ट किया पेरियार ने। पेरियार के अनुसार राम और सीता जो है वो तुच्छ चरित्र थे। यहां तक कि उन्होंने कहा कि निम्न से निम्न प्राणी, यानी घटिया से घटिया प्राणी भी इनकी अनुसरण नहीं करेगा, इनकी प्रशंसा नहीं करेगा। ये इनका हिंदू विरोध का कह सकते हैं कि एक सर्वोच्च उत्कर्ष था। किस हद तक इन्होंने जो है हिंदू विरोध किया। दूसरे, राम के विकल्प के रूप में कहते हैं कि रावण जो है वास्तविक रूप में एक द्रविड़ प्रतिनिधि था। रावण को ये द्रविड़ संस्कृति का प्रतिनिधि मानते हैं और कहते हैं कि ये उत्कृष्ट चरित्र के द्रविड़ थे। इन्होंने एक किताब लिखी, दी रामायणा, ए ट्रू रीडिंग, और इसमें राम के चरित्र को नीचा करके रावण के चरित्र का महिमा मंडन इन्होंने किया है। पेरियार ने मूर्तियां तोड़ी, इन्होंने ईश्वर विरोधी जुलूस निकाले और बड़ा ही उग्र दृष्टिकोण इन्होंने अपनाया। यानी किसी न किसी रूप में ब्राह्मणवाद को नष्ट करने की वकालत की, हर तरीका इन्होंने आजमाया। तो निष्कर्ष रूप में यदि हम कहें तो समाज के प्रति इनके विचार जाति व्यवस्था का विरोध करते थे, वहां तक ठीक थे। लेकिन कहीं कहीं हमें जो उग्रता दिखाई देती है उसको हम तर्कसंगत नहीं मान सकते। फिर यदि राष्ट्र के प्रति एक अलगाव की भावना भी इन्होंने पैदा करने की कोशिश की है, अलगाव की भावना पैदा करने की कोशिश की, और जिस प्रकार से इन्होंने पृथक द्रविड़ स्थान की मांग की थी उसको भी हम जायज नहीं मान सकते। लेकिन तमिल संस्कृति के प्रति इनका जो योगदान है उसको हम सराहनीय मानते हैं और उसकी प्रशंसा यूनेस्को ने भी इनको सम्मान करके की है। ठीक है, तो ये थे पेरियार या ईवी रामास्वामी नायकर के विचार। अगले भारतीय विचारक के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।